सभी भावी शिक्षकों को राधे राधे, हरे कृष्णा। कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हिंदी से तैयारी कर रहे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर हो या हिंदी का, या फिर सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर हो या हिंदी का, सभी की रणनीति, सभी की पुस्तकें, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, ये सभी मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी। यदि पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वीडियो में जाकर आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हो चाहे आप सेकंड ग्रेड से कर रहे हो, कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रहेगी, कहाँ से आपको पढ़ना है, किस प्रकार आपको पढ़ना है, ये पूरी की पूरी रणनीति मैंने अपने एक एक वीडियो में बता दी है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अभी जो नए परिवर्तन हुए हैं हमारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, उन नए परिवर्तन में जितना भी नया नया चेंजेस हुआ है वो सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो भी बदलाव हुआ है वो सारा का सारा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सारा पाठ्यक्रम आपको यहाँ करवा पाऊँ। सबसे पहले एक कॉमन फैक्टर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसकी बोलियाँ, उपबोलियाँ, देवनागरी लिपि, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ रहा है और सेकंड ग्रेड में भी आ रहा है। यानी यदि आप फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आप सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कि कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या भाषा परिवार है, किस तरह से हमारी हिंदी आई, किस तरह से इसने वर्तमान स्वरूप लिया है। तो हम ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के यानी कि विश्व के भाषा परिवार और हिंदी। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया। उसमें द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हैमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, अमेरिकी, रेड इंडियन, कॉकेशस, सुडानी, बुशमैन, जापानी, कोरियाई और भारोपीय। और हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। यानी पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि हमारी जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये सोचेंगे कि हमें इसमें से कैसे क्या याद रखना है, हमें हिंदी से रिलेटेड ही याद रखना है। यानी ये पूरा अपन ने पढ़ा, ठीक है, अपने को इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ यही याद करने की चीज़ है कि 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया। उन 13 भाषा परिवारों में से एक परिवार आता है हमारा भारोपीय परिवार, और इसी भारोपीय परिवार का एक हिस्सा है हमारी हिंदी। बस हमारे काम का यही है, अनावश्यक हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे पूरा लेकिन सेलेक्टेड। अब ये चीज़ जो चीज़ें हैं ना, जो इससे मैंने बोली है, आप इसे लिखते चलिए तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। या तो मेरे तरीके से लिख लीजिए या फिर आपको जो तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं भारोपीय भाषा। अब ये भारोपीय भाषा क्या है उसके बारे में। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत और यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली होने के कारण इस भाषा वर्ग को भारोपीय कहा जाता है। इस भाषा परिवार के लोगों के मूल स्थान के बारे में विवाद है, किंतु सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत के अनुसार ब्रांदेश्ताइन स्थान है, जो कि यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज के मैदान में स्थित है। देखिए, प्रश्न इस तरीके के नहीं आएंगे, कंफ्यूज ना हो, लेकिन हमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लिए इसकी पृष्ठभूमि तो जाननी होगी, इसकी भूमिका तो हमें पढ़नी ही होगी, ठीक है ना। इस परिवार की 2 मुख्य शाखाएं मानी गई है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी पहला क्या था, आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से 3000 भाषाएं हैं, 13 भाषा परिवार है और भारोपीय परिवार में हमारी हिंदी है, ये लिखा। अगला आप करेंगे इस परिवार की, किस परिवार की? भारोपीय भाषा परिवार की 2 शाखाएं हैं, सतम और केंतुम। अगला टॉपिक ये लिख लीजिए, यानी अगली लाइन। मैं आज तरीका बता रही हूँ नोट्स कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से बनाने लग जाएंगे। केंतुम में तोखारियन, केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक, ग्रीक और इलीरियन सम्मिलित है। तो सतम में क्या है? अल्बानियन, आर्मीनियन, बाल्टोस्लाविक,
थेसोफ्रीजियन और भारत ईरानी। ठीक है, भारत ईरानी का एक नाम आर्य शाखा भी है। अपने मूल स्थान से भारत ईरानी वर्ग के कुछ लोग ईरान चले गए, कुछ कश्मीर आसपास फैल गए, तो कुछ भारत के मैदानी भाग में आ गए। इस प्रकार भारत ईरानी की 3 शाखाएं हुई, ईरानी, दरत और भारतीय आर्य भाषा। यानी यहाँ तक आपने लिख लिया सतम और कैंतुम। अब आपको अगली लाइन लिखनी है कि इस सतम के अंदर ही भारत ईरानी आई। हमारे काम की चीज़ यही है और हमारे काम की चीज़ नहीं है। और इस भारत ईरानी का एक नाम था आर्य शाखा। और अगली लाइन है, इस भारत ईरानी की 3 शाखाएं हुई, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। पढ़ना पूरा है, मैं फिर कह रही हूँ, पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, पर लिखना वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, भारतीय आर्यों ने ईरानियों और दरद लोगों से अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम और पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश लिया। यानी इस प्रकार भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से माना गया। अगली लाइन लिखेंगे कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से माना गया। ठीक है, अब भारतीय आर्य भाषाओं के इस 3500 वर्ष के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया। ये आपका अगली लाइन हो गई, ये तीनों आपको लिखनी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आपको याद रखना है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय कब से कब तक। अब इसमें भी पीछे ईसा पूर्व है, एक तो ईसवी सन अलग होता है, एक ईसा पूर्व अलग होता है, तो आप स्पेशली ध्यान रखें। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये देखिए यहाँ सिर्फ ईस्वी आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। अब हम पहला पढ़ेंगे इसमें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। भारत में एक आर्य शाखा के आगमन से, भारत के तत्कालीन मूल निवासियों के संपर्क से भारतीय आर्य भाषा ने ईरानी एवं दरद भाषाओं से अपना अलग स्वरूप विकसित किया, जिसके प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ मिलेंगे? वैदिक संहिताओं में, जिन्हें 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच प्रणीत हुआ माना जाता है। इस भाषा को क्या कहा गया? संस्कृत कहा गया। अब आगे से आगे मैं नहीं बताऊंगी, ये लिखो वो लिखो, मैंने टेक्निक बता दी है। अब आप खुद एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आप खुद से लिखेंगे। यद्यपि संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस संस्कृत के 2 रूप माने गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब लिखिए आप, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत में वैदिक संहिताएं हैं, कौन कौन सी? ब्राह्मण, आरण्यक, प्राचीन, उपनिषद, ये रचे गए। वैदिक संस्कृत के 3 रूप मिलते हैं, उत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। और लौकिक संस्कृत में क्या है? उत्तरी रूप को प्रामाणिक माना गया। ठीक है, और पाणिनि ने इसे ही अष्टाध्यायी का आधार बनाया। कौन सा उत्तरी रूप? ये वाला। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यद्यपि पाणिनि ने लौकिक संस्कृत का व्याकरण तैयार कर उसके रूप को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया और वह संस्कृत साहित्य में काफ़ी स्थिर भी रहा, किंतु 500 ईसा पूर्व के बाद आम जनता की भाषा अपना विकास कर आगे बढ़ चली और इस जनभाषा के 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक के स्वरूप को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया। इसी भाषा को प्राकृत भी कहा गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरा बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब प्राकृत क्या है? वह भाषा जिसका संस्कार नहीं किया गया। संस्कार मतलब एज इट इज़, ऐसे के ऐसे आई है, कोई परिवर्तन नहीं किया। जनता की जबान पर बिना संस्कारित हुए अपने प्राकृत रूप में रही। और यह प्राकृत भाषा वैदिक या लौकिक संस्कृत से उद्धृत नहीं थी, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा थी जो कि लोग यूज़ में लेते थे। यह तो उस समय की आम जनता की भाषा से विकसित हुई है।
इस प्राकृत के 1500 वर्षों के काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया। अब देखिए इस प्राकृत के का जो 1500 वर्षों का काल रहा है उसे भी 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहली प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, ईस्वी तक। दूसरी प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और तीसरी आएगी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी और ये सन भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम पहली प्राकृत को पढ़ेंगे जो कि 500 ईसा पूर्व। ये देखिए ये क्या है, हमारी हिंदी किस तरीके से आई है, ये वही चीज़ है। हिंदी कैसे आई, आप ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन्हीं से निकल कर हमारी हिंदी आएगी। इसीलिए आप अगर ये सोच रहे हो कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न भी यहीं से आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट हिंदी नहीं आएगी वहाँ पे। अब इसका समय क्या माना, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना। पहली प्राकृत को क्या कहा गया, पाली। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। और इसका प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश में मिलता है और इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लीजिएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित साहित्य जातक धम्मपद, मिलिंद पन्हो, बुद्ध घोष की अट्टकथा और महावंश प्रमुख हैं। इस भाषा के 4 रूप थे। कौन कौन से, पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती और पूर्वी। अशोकी शिलालेखों में भी यह भाषा अंकित है। अब देखिए दूसरी प्राकृत जिसका समय माना है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। देखो पहली प्राकृत को क्या कहा गया, पाली। पहली प्राकृत को क्या कहा गया, पाली, और दूसरी प्राकृत को प्राकृत ही कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। कितना समझ आ रहा है ज़रूर बताइए और वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। प्राकृत शब्द के 2 अर्थ है। एक अर्थ के अनुसार तो संस्कृत से निकली हुई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की भाषा, जिसमें पहली प्राकृत के रूप को तो पाली, दूसरी प्राकृत को प्राकृत और तीसरी प्राकृत को अपभ्रंश। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपभ्रंश। प्राकृत का दूसरा अर्थ बीच वाली प्राकृत, यानी कि जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा चली उसके लिए चलता है। इस मध्य प्राकृत के धर्म, प्रदेश, प्रयोग, लेखन आधार आदि के आधार पर कई भेद किए गए, जिनमें शोरसेनी यानी मथुरा या शूरसेन के आसपास की। अब आपको ये याद रखनी है टर्म, लिख लीजिए। मथुरा और शूरसेन के आसपास की जो भाषा है वो है शोरसेनी, कश्मीर के आसपास की पैशाची, महाराष्ट्र की महाराष्ट्री, मगध और मथुरा के बीच अर्धमागधी, मगध के आसपास मागधी, पाकिस्तान में लहंदा का क्षेत्र है वहाँ कंकय, और पंजाबी का क्षेत्र टक, हिमाचल और पास का पहाड़ी क्षेत्र खस, और सिंध जो है वो ब्राचड़ प्रमुख है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी प्राकृत यानी कि इसका समय है अपभ्रंश। कब से कब तक, अब देखो पहली प्राकृत को पाली, दूसरी प्राकृत को प्राकृत और तीसरी प्राकृत को क्या कहा गया, अपभ्रंश। 500 ईसा से 1000 ईसा तक इसका समय माना गया। इसका समय भी आपको याद रखना है। प्राकृत की तुलना में भी जिस भाषा का रूप बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ माना गया, जिसमें ध्वनि और व्याकरण के स्तर के परिवर्तन हो गए, उसे पंडितों ने अपभ्रंश या अवहट्ट या अपभ्रष्ट कहा है। ये आपको टर्म याद रखनी, पूरी की पूरी डेफिनेशन ही आप लिख लीजिए और आएगी परीक्षा में कि जिस भाषा का रूप बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ माना, जिसमें ध्वनि और व्याकरण के स्तर के परिवर्तन हो गए, उसे पंडितों ने क्या कहा, अपभ्रंश भी कहा, अवहट्ट भी कहा, अपभ्रष्ट भी कहा। तीनों एक ही नाम है, चाहे अपभ्रंश आ जाओ, चाहे अवहट्ट आ जाओ, चाहे अपभ्रष्ट आ जाओ, ठीक है। अब आगे देखिए, यह अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच की एक कड़ी है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक काल की भाषा के बीच की कड़ी के रूप में किस भाषा को माना गया, तो तीसरी प्राकृत यानी कि अपभ्रंश को माना गया।
लिख लीजिएगा। यो तो प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद माने हैं, यानी एक ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ, उसमें अपभ्रंश के 27 भेद हैं, किंतु मुख्य रूप से केकय, टक, ब्राचड़, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ही माने गए हैं। अब देखिए सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट्ट को अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यही चीज़ें परीक्षा में आने लायक होती है, लिख लेना। किंतु दरअसल अपभ्रष्ट से ही अवहट्ठ बना है, जो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी का विकास, अब देखिए हमारी हिंदी का विकास, मैंने कहा ना पृष्ठभूमि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, धीरे धीरे ही कोई चीज़ विकसित होकर आती है, एकदम से नहीं आती। हिंदी का विकास शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंशों से हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आपको लग रहा होगा आप तो हर बात को मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, तो मैं वहीं बोल रही हूँ जहाँ पर हिंदी का लिंक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईसा पूर्व से अब तक। अब इसमें क्या पढ़ते हैं देखिए, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से हुआ। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है अपभ्रंश से, वो कब हुआ या किस सन के या किस ईस्वी के आसपास हुआ, 1000 के आसपास। 1100 ईस्वी से तो लिखित साहित्य के प्रमाण उपलब्ध है। आधुनिक आर्य भाषाओं में सिंधी भाषा सिंधु नदी के आसपास बोली जाने के कारण सिंधी कहलाई। इसके अब बहुत ध्यान से समझना, हिंदी बता रहा है, ये हिंदी कैसे आई है मेन इसी में आ जाएगा इसके। और हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गई आपसे, अब याद आया, वीडियो को लाइक तो कर दिया ना आपने, नहीं किया है तो कर दो, ताकि मैं मोटिवेट होती हूँ आपके एक लाइक से। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में है, यानी इसके अधिकांश बोलने वाले पाकिस्तान में हैं, किंतु भारत विभाजन के फलस्वरूप सिंध प्रदेश से भारत में आए भारतीयों में भी इसका प्रचलन है। इसकी लिपि फारसी लिपि के आधार पर बनी है। इसकी बिचौली, सिराकी, थारली, लासी, लाड़ी कच्ची बोलियां हैं। लहंदा यानी कि पश्चिमी पंजाब में बोली जाने के कारण लहंदा या लहंदी कहलाती है। इसका क्षेत्र भी पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब है। भारत विभाजन के फलस्वरूप लहंदा क्षेत्र से आए भारतीय नागरिक भी इसका प्रयोग करते हैं। इसकी बोलियों में जटकी, उच्ची, डिलाही, त्रिमाली, पोठवारी, हिदिकी, मुल्तानी, जांगला है। अब आप टेंशन ना लीजिए, ये सब आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। पंजाबी का अर्थ है 5 नदियाँ, ये ध्यान रखना है, आपके देश की भाषा, ठीक है। यह भारत और पाकिस्तान के पंजाबी प्रदेशों में बोली जाती है। इसकी लिपि गुरुमुखी है। इसकी मुख्य बोलियां मांझी, मालवई, पोवादी, डोगरी, दोआबी, राठी है। गुजराती का संबंध गुजरात यानी गुर्जर जाति से रहा। यह गुजरात में बोली जाती है और इसकी अपनी लिपि गुजराती है। इसकी मुख्य बोलियां काठियावाड़ी, पट्टनी, सुरती आदि हैं। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। लिपि देवनागरी है। इसकी बोलियों में नागपुरी, बरारी, कोष्टी, महारी, कोंकणी है। कोंकणी को अब स्वतंत्र भाषा का स्थान प्राप्त हो गया। बंगला भारत के पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि है और इसकी बोलियां पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी, रागवंशी, पूर्वी आदि है। असम प्रदेश की भाषा है। इसकी अपनी लिपि है। मुख्य बोली विष्णुपुरिया, झरबा, मायांग है। उड़ीसा की भाषा है। इसकी व्युत्पत्ति द्रविड़ शब्द ऑड से हुई है। इसकी अपनी लिपि है तथा गंजाबी, संबलपुरी, बत्री आदि बोलियां हैं। नेपाली का मुख्य क्षेत्र तो नेपाल है, किंतु इसके बोलने वाले भारत में भी रहते हैं। और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसकी थरुहरी और डोटाल बोलियां हैं और हिंदी के संबंध में आगे अलग से विचार किया जा रहा है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण पर हॉर्नले, वेबर, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी
आदि ने अलग अलग विचार व्यक्त किए, किंतु इसके विस्तार में न जाकर यहाँ हिंदी के स्वरूप और विकास पर ही ध्यान केंद्रित करना अभिष्ट है। अब देखिए, ये विश्व भाषा परिवार और हिंदी है, ये पूरा चार्ट है, आप इसे बना सकते हैं पूरे चार्ट को कि ये भारोपी है। वैसे हमारे काम की क्या है वो मैं बता देती हूँ। ये सारे भाषा परिवार है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, है ना, सारे भाषा परिवार, लेकिन ये भारोपी है, इससे दो निकली है जैसा मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सतम और केंतुम। सतम से फिर निकली है ये चीज़ें, इसमें भी भारत ईरानी, और भारत ईरानी से आगे क्या निकला, ये हमारे काम का सिर्फ यही है। भारत ईरानी से आगे भारतीय दरद ईरानी, इसमें भी भारतीय से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, जिससे पाली प्राकृत अपभ्रंश आई, और इसी अपभ्रंश से आगे शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, केंकई, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री आई, और इसके बाद इसी शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी आई, राजस्थानी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, और राजस्थानी के इधर से ही ये राजस्थानी निकली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, बागड़ी। अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से निकली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। समझ नहीं आ रहा होगा, फिर से समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये सभी विश्व का भाषा परिवार हिंदी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है भारोपीय, भारोपीय से क्या निकला, सतम, केंतुम, इसमें भी आपको सतम पे ध्यान रखना है। सतम से निकली है भारत ईरानी, यहाँ तक देखा। अब आगे आइए, भारत ईरानी से भारतीय दरद ईरानी, इसमें भी आपको भारतीय ध्यान रखना है। भारत से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, यहाँ से निकली है पाली प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है। इस अपभ्रंश से फिर से निकली ये सब, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, केकई, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री। अब आगे समझाती हूँ। ये शौरसेनी है, शौरसेनी से निकली पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, है ना, और मागधी से निकली है बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला, ठीक है। उसमें भी बिहारी मेन है, बस आपको यही ध्यान रखना है। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली, ठीक है। पश्चिमी हिंदी जो निकली है यहाँ से, इस पश्चिमी हिंदी में ये देखिए, पश्चिमी हिंदी से ये भाषाएं निकली, कौन कौन सी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, यानी पश्चिमी हिंदी में 5 आ गई है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, हो गया। उसके बाद पश्चिमी हिंदी के साथ साथ आई है राजस्थानी। अब राजस्थानी में क्या आई है, ये सभी भाषाएं, ये जो आपको दिख रही है ना, ये राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, बागड़ी, और ये पहाड़ी, ठीक है ना। तो पहाड़ी हिंदी कौन कौन सी, ये देखिए, ये पहाड़ी, ये वाली जो है ये पहाड़ी है। पहाड़ी से क्या क्या निकला, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी। समझ में आया। अब आगे समझाती हूँ। अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से क्या निकली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी से पूर्वी, पूर्वी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, मागधी से निकली बिहारी, अब और बिहारी से निकली आगे की 3, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बिहारी से ही निकली है ये तीनों। समझ गए। ये है पूरा का पूरा हिंदी भाषा परिवार, आपको ये याद रखना है। शौरसेनी से क्या निकला, अर्धमागधी से क्या निकला, मागधी से क्या निकला, उसके बाद शौरसेनी से 3 निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है। शौरसेनी से तीनों निकली। अब पश्चिमी हिंदी से 5 निकली, राजस्थानी से 7 निकली, और पहाड़ी से ये 3 निकली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से ये 3 निकली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी से निकली पहले 4, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाली, और फिर बिहारी से निकली 3, भोजपुरी, मैथिली, मगही। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, और हमारे काम का यही है हिंदी भाषा, ये जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, अब आ जाइए आप हिंदी के शाब्दिक अर्थ पर। क्या कह रहा है ये, हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का, और हिंदी शब्द बनाए संस्कृत के सिंधु से, और सिंध हिंदू, हिंद। संस्कृत का सिंधु फारसी में हिंदू हो गया, अतः मूलतः सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदू,
कहा है। ठीक है, उस भूभाग को हिंद कहा और उसकी भाषा हिंदी कहलाई। भारत के पश्चिमी भाग विशेष रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की बोली में फारसी भाषा के शब्द के प्रारंभ में आने वाली स की ध्वनि है में बदल जाती है। जैसे कि सड़क को हड़क, सीरा को हीरा। प्रारंभ में हिंदू, हिंद और हिंदी यह तो मूलतः तो भौगोलिक संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे, लेकिन कालांतर यानी बाद में धीरे धीरे धर्म, संप्रदाय और राजनीति के संदर्भ भी जुड़ते गए। अब हिंदी शब्द का प्रयोग एक भाषा विशेष के लिए किया जाता है, हिंदवासियों के लिए किया गया। इसका पुराना प्रयोग हिंदी हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, जो कि इकबाल का है, आज के प्रचलन में नहीं है। हिंदी के अब तक मुख्य रूप से 4 अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ और भाषा वैज्ञानिक अर्थ। हिंदी के मुख्य रूप से 4 अर्थ कौन कौन से हैं? व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ और भाषा वैज्ञानिक अर्थ। ठीक है, अब देखिए व्यापक अर्थ में क्या है। यह सबसे प्राचीन अर्थ है जो मुसलमानों के भारत में बसने से पूर्व का है, जिसका आशय सिंधु नदी से पूर्व के भूभाग से संबंधित लोग, वस्तु आदि। सामान्य अर्थ क्या आ रहा है? यह अर्थ 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच प्रचलित रहा, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार और राजस्थान की बोलियां हिंदी भाषा के नाम से जानी जाती है। विशिष्ट अर्थ क्या होगा? यह अर्थ भाखा, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, रेखता, उर्दू आदि विविध नामों के लिए उनके नए विकल्प के रूप में है। 19वीं शताब्दी से यह विशेष अर्थ में चल पड़ा। आज का यह अर्थ अधिक प्रचलन में है, जिसके अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा है। हिंदी की अनेक बोलियों में से यह राजभाषा और साहित्य, पत्रकारिता के क्षेत्र में मानक भाषा के रूप में समादृत है। यह मानक भाषा खड़ी बोली बांगरू ब्रज के मिश्रण से फारसी की कोमल छाया में विकसित हुई एक अद्भुत भाषा है। जो किसी एक स्थान की भाषा न होते हुए भी सबकी भाषा है। अब देखिए भाषा वैज्ञानिक अर्थ क्या है, चौथा इसका। हिंदी का एक भाषा वैज्ञानिक अर्थ भी है, जो हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली बोलियों के संकुल के क्लस्टर के रूप में एक भाषा विशेष के रूप में विकसित हुआ है। हिंदी भाषा का विकास। अब देखिए हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी के विकास की पूर्व पृष्ठभूमि में अभी तक, देखो मैंने कहा था ना कि हम जो अब तक पढ़ रहे थे वो क्या है, वो पृष्ठभूमि है और ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। आप सोच रहे हैं कि हम इसको स्किप कर देंगे, नहीं कर सकते आप स्किप, ठीक है ना, क्योंकि जब प्रश्न के ऑप्शन में फिर चीज़ें आएंगी ना, फिर आप सोचेंगे कि यार ये ऑप्शन कहाँ से आए। तो वही चीज़ है कि पृष्ठभूमि पहले ज़रूरी है। तो पृष्ठभूमि में ये बताया गया कि विश्व की भाषाओं के, अब देखिए वही चीज़ आएगी जो मैंने शुरू में आपको लिखवाया ना, वही सारा रिपीट होके आ रहा है। विश्व की भाषाओं के परिवार में हिंदी का किस प्रकार, सबसे पहले भारोपी है, फिर सैंतुम, भारत ईरानी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषा जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यहाँ से इसका व्युत्पत्तिगत संबंध है। उसके बाद शोरसेनी प्लस मागधी प्लस अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई अनेक बोलियों के संकुल के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि हिंदी की खड़ी बोली बांगरू, ब्रज आदि बोलियों के संयोग से हिंदी का एक मानक रूप भी विकसित हुआ, जो ऐतिहासिक कारणों से पिछले 200 वर्षों में विश्व के भाषाई मानचित्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थान भी बना चुका है। हिंदी का यही रूप भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य है। वही चीज़ आ गई वापस। अब देखिए हिंदी का उद्भव शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश। अब देखिए हिंदी का उद्भव शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश यानी कि अवहट्ट से 1000 ईसा में होने के बाद पिछले 1000 वर्षों में इसका विकास किस प्रकार हुआ है।
हिंदी भाषा के विकास के इस 1000 वर्ष के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए हमारे हिंदी का जो भाषा का विकास है वो अब चालू होता है। यहाँ से हमने पृष्ठभूमि पढ़ी इतनी देर, अब हमारी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, है ना। पहले हमने उद्भव पढ़ा, वो जो पृष्ठभूमि थी। अब हम विकास पढ़ रहे हैं, वो क्या था, उद्भव। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विकास पढ़ रहे हैं। जो हम क्या देख रहे हैं, 1000 वर्ष के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। समझ गए। प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से 1500, मध्यकाल 1500 से 1800 और आधुनिक काल 1800 से अब तक। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक काल, जो कि 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। अब यहाँ देखिए, हिंदी के जन्म काल का निर्धारण, यानी हिंदी के जन्म काल का क्या निर्धारण है वो हमें देखना है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी, यानी कि समझना ध्यान से, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी। अब अंतिम कड़ी कौन सी है, अपभ्रंश है, जिसे हम अवट्ट भी कहते हैं, अपभ्रष्ट भी कहते हैं। यहीं से आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी आदि का जन्म कब हुआ, और उसमें भी हिंदी का जन्मकाल कब रहा, इस पर विद्वानों के अलग अलग विचार, तर्क और प्रमाण है। अब देखिए, हिंदी के उद्भव के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य और काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य, जो कि 1088 से 1172 का समय है, इन्होंने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की। दूसरी श्रेणी की भाषाओं को हेमचंद्र ने क्या कहा, ग्राम्य कहा। दूसरी भाषा की रचना को क्या कहा, श्रेणी की भाषा को ग्राम्य। यही भाषा आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 1000 ईस्वी के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतिम रूप अपभ्रंश ने धीरे धीरे बदलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया। अब देखो, धीरेन्द्र वर्मा क्या कह रहे हैं कि 1000 ईस्वी के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो अंतिम रूप था अपभ्रंश, उसने धीरे धीरे अपना रूप बदलकर और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या कह रहे हैं कि 7वीं से 11वीं तक तो किसकी प्रधानता थी, अपभ्रंश की, और वहीं वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये कह रहे हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश की प्रधानता रही वह किस में परिणित हो गई, पुरानी हिंदी। और हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है, किसे, अपभ्रंश की भाषा को कहा है ना। अब भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं, याद रखना ये जहाँ जहाँ राइटर्स के नेम हैं, जो जो इन्होंने कहा है और जो जो समय इन्होंने माना है, ये आपको अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, या तो हिंदी के कुछ रूप पाली में भी मिलने लगे हैं और प्राकृत में उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है तथा अपभ्रंश में उनमें और भी वृद्धि हो गई है, किंतु सब मिलाकर इनका प्रतिशत इतना कम है कि 1000 ईस्वी के पूर्व हिंदी का उद्भव नहीं माना जा सकता। साहित्य में भाषा का प्रयोग जन्म के साथ ही नहीं हो जाता। इस तरह यदि लगभग 1150 के आसपास भी हिंदी साहित्य मिले तो भी उस भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास ही मानना पड़ेगा। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कोटेशन है भोलानाथ तिवारी का। ध्यान रखना, जहाँ भी कोई ऐसी परिभाषा आ जाए, कुछ लिखा हो किसी राइटर ने, तो आपको बस यही करना है।
आपको याद रखना है कि ये किसने कहा। उपरोक्त जो भी मत है इनसे ये स्पष्ट है कि भाषा का जन्म अचानक नहीं होता, वह एक सतत विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है या रूप को खोती है। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। परीक्षा में जब आपका सत्य और असत्य का प्रश्न आएगा, स्पेशली हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है स्पेशली बताती हूँ मैं आपको। नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2, नंबर 3, ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब यदि आपके सीधा सीधे फैक्ट आएंगे कि भाई कोई आपको सन दे के पूछ लिया या सीधे भाग पूछ लिए, भाई कितने भाषा परिवार है विश्व के, 13 हो गए, सबसे बड़ा भारोपी है, हिंदी उसकी है, फिर सतम के अंतु में है ना, सीधा अपभ्रंश का कब से कब तक है, प्राकृत का कब से कब तक है, ये सीधे फैक्ट है, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आ जाता है प्रश्न और कहते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है हिंदी भाषा के उद्भव विकास को लेकर या कौन सा असत्य है, तो फिर अब मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिएगा, पहले पूरा मैं पढ़ूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। भाषा का जन्म अचानक नहीं होता, वह एक सतत विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है, खोती है। दूसरा पॉइंट, हिंदी के लक्षण पाली साहित्य से भले ही मिलने लगते हो और प्राकृत और अपभ्रंश में क्रमशः बढ़ते गए हो, किंतु हिंदी की अपनी विशेषताओं का वह अनुपात 1000 ईसा के आसपास इतना बड़ा प्रतीत होता है कि उसे अपभ्रंश से भिन्न नई भाषा हिंदी कहा जा सकता है। भाषा विकास के प्रवाह में जन भाषा आगे चलती है, परिवर्तन पहले जन भाषा में होने लगते हैं, उन परिवर्तनों के स्थायी होने पर फिर उनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है। हिंदी के विकास में यदि सन 1150 ईस्वी के आसपास लिखे साहित्य में अपभ्रंश का अस्त होना और हिंदी का उदय होना झलकता है, तो जन भाषा में तो ये परिवर्तन 1000 ईस्वी के आसपास हो गए होंगे। अब आपको आरपीएससी में प्रश्न मिलेगा कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, तो वो आपको ऐसे ही देगा कि जैसे पहला दिया, भाषा का जन्म अचानक नहीं होता, वह एक सतत विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है और रूप खोती है। लेकिन यहाँ पर उसने नहीं को हटा दिया। समझना मेरी बात ध्यान से, नींद आ रही है तो उड़ा लेना, बोर हो रहे हो तो जग जाना। देखो टॉपिक ऐसे ही है बोरिंग, पर रस लेके पढ़ोगे, मज़े लेके पढ़ोगे कि मुझे तो एक सीट लेनी है, तो फिर तो मज़े लेके ही पढ़ोगे। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट पे मारामारी करोगे। अब यहाँ ये हटा दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अब मैं पढ़ती हूँ। भाषा का जन्म अचानक होता है, वह एक सतत विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है, रूप खोती है। लेकिन अगर आपको ये सब याद है तो फिर कौन सा कथन असत्य है? यही कथन असत्य है, क्योंकि भाषा का जन्म अचानक नहीं होता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और कितना समझ आ रहा है, और लाइक किया या नहीं आपने अभी तक? नहीं किया है और पसंद आ रहा है तो लाइक करना, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक काल में हिंदी का विकास। अब प्रारंभिक काल में हिंदी का क्या विकास है वो हम देखेंगे। यद्यपि हिंदी का जन भाषा के रूप में 1000 ईस्वी के आसपास से माना जा सकता है, यानी कि यदि हम हिंदी को का जो विकास देखें जन भाषा के रूप में, तो वो हम कब से मानेंगे? 1000 ईस्वी के आसपास। किंतु जिस साहित्य में उसका प्रारंभिक लिखित रूप मिलता है उसमें राउल बैल, यानी कि राउल बैल कब का है? 1100 ईस्वी का। नरपति नल का जो बीसल देव रासो है वो 1155 ईस्वी। अब आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये सब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हैं, सारी ये रचनाएं पढ़ चुके हैं, किस शताब्दी की है वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा है। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो का है 1168 से 1192, और स्नेह रासक या फिर जिसे हम संदेश रासक कहते हैं, ये 1132 से 1182 ईस्वी। खुसरो का काव्य 1325 ईस्वी से पहले, गोरखवाणी 10वीं शताब्दी, कबीर साहित्य 1423 ईस्वी प्रमुख है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैटर कहाँ से क्या है,
ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, ठीक है ना। उसी किताब से पढ़ा रही हूँ मैं आपको, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, मान लीजिए आप। बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, जो भी डेटा है वो सारा का सारा। विद्यापति, ख्वाजा बंदा नेवाज, शाह मीराजी के साहित्य ने भी हिंदी के प्रारंभिक काल को स्वरूप प्रदान किया। इस युग में लिखे नाथ सिद्ध जैन साहित्य ने जन भाषा में साहित्य रचकर हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज आदि बोलियों में भी काफ़ी साहित्य लिखा गया। इस युग की हिंदी भाषा में अपभ्रंश से जो नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई है वे इस प्रकार है। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि हिंदी भाषा में अपभ्रंश से जो नवीन नवीन प्रवृत्तियां आई है वो क्या है, वो हम देखेंगे। ध्यान से समझना, ये अपभ्रंश ध्वनिगत प्रवृत्तियां हैं और प्रारंभिक कालीन ये हिंदी है। 8 स्वर थे अपभ्रंश में, कौन कौन से, देखिए ए, आ, ई, उ, ए, उ, ठीक है। और अपभ्रंश के 8 स्वरों के अलावा 2 नए स्वर और विकसित हो गए, आई, औ। ये अपभ्रंश में था। अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी विकसित हुई ना, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि अपभ्रंश से ही क्या निकल कर आई है, हमारी हिंदी। अपभ्रंश, हम जो विकास पढ़ रहे हैं तो अपभ्रंश के बाद से ही हिंदी का विकास पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश तक तो 8 स्वर थे, अब आपको ये याद रखने 8, कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। लेकिन जो प्रारंभिक कालीन हिंदी है, यानी बाद में जो हिंदी का धीरे धीरे विकास होने लगा, वहाँ पर आई और औ ये 2 और ऐड हो गए। दूसरा देखो, अपभ्रंश में च, छ, झ, झ स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन अगर हम हिंदी में देखें जब इसका और विकास हुआ तो ये व्यंजन स्पर्श संघर्षी हो गए, है ना। आपको अगर याद हो तो जब हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं अकुह विसर्जय नाम कंठ्य, इचु षणाम तालव्य, पढ़ते हैं ना हम, जिसको भी याद होगा, रिल तुलसा नाम दंत्य, उपोपदीय नाम ओष्ठ्य, ठीक है, ये वाली चीज़ हम वहाँ पढ़ते हैं। न, र, ल और स दंत ध्वनियाँ थी, लेकिन जब इनका विकास हुआ और हिंदी में आई तो फिर क्या हो गई, दंत से वर्ष ध्वनियाँ हो गई। अपभ्रंश में अड़ और अड़ नहीं थे और हिंदी में अड़ और अड़। देखो ये होता है ड और ढ, लेकिन अगर इनके नीचे बिंदु लग गया तो ये अड़ और अड, समझ में आया। एक तो पढ़ना, ठीक है, पढ़ना होता है ना, ड पे जब बिंदी लगी तो हम पढ़ना बोलते हैं, ठीक है। और एक हम अगर किसी भी दूसरी में जैसे ड बोलते हैं तो हम ड को पूरा जोर दे के बोलते हैं, उसमें अड़ नहीं बोलते, ठीक है ना। अब देखिए आगे, न, म, ल ये संयुक्त व्यंजन थे, लेकिन जब प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ तो न, म, ल के महाप्राण रूप बन गए, यानी संयुक्त व्यंजन से ये अपने मूल व्यंजन में आ गए। द्वित्व व्यंजनों का आधिक्य, अब देखिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन, यानी द्वित्व व्यंजन का अधिकता। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, एक जैसे, ये द्वित्व एक जैसे लगे हुए, इनका आधिक्य था। और अपभ्रंश के द्वित्व व्यंजन एकल व्यंजन में बदलने लगे। अरबी फारसी के संपर्क से कुछ नए संयुक्त व्यंजन आ गए। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप से कुछ संयुक्त व्यंजन, स्वरानुक्रम और व्यंजनानुक्रम लुप्त हो गए। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखो, अब क्या है व्याकरण। क्या है व्याकरण, ये समझेंगे। क्रिया एवं संज्ञा रूप संयोगात्मक अधिक थे, यानी जो अपभ्रंश की व्याकरण थी, ये जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है अपभ्रंश की व्याकरण कैसी थी, प्रारंभिक कालीन हिंदी की व्याकरण कैसी थी। ये वही चार्ट है, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अपभ्रंश की व्याकरण क्या है और प्रारंभिक कालीन हिंदी की व्याकरण क्या है। तो क्रिया और संज्ञा रूप संयोगात्मक अधिक थे, लेकिन इधर क्रिया और संज्ञा रूप वियोगात्मक हो गए। शब्द से अलग परसर्ग सहायक क्रियाओं का विकास हुआ। सत्य असत्य कथन में इसी टाइप से आएगा, उल्टा सीधा करके देंगे वो, ठीक है, कि ऐसा पूछ लेंगे कि अपभ्रंश की व्याकरण में क्रिया और संज्ञा रूप वियोगात्मक थे। तो अगर आपको पता होगा कि नहीं
संयोगात्मक थे तो फिर आप सही करके आएंगे, लेकिन बशर्त आपकी एक एक लाइन पढ़ी हुई होनी चाहिए। संस्कृत की परंपरा में अपभ्रंश में नपुंसक लिंग के अंश थे, लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग समाप्त हो गया और इसके शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या हो गए, बट गए। संस्कृत में अब सुनो, जो अपभ्रंश था उसके व्याकरण में वाक्य में शब्द क्रम पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन यहाँ हिंदी में क्या हो गया, शब्द क्रम क्या हो गया, निश्चित हो गया। अगला देखिए, कृदंतों से बनी क्रियाओं में लिंग परिवर्तन पूरी तरह नहीं हुआ। कृदंत से बनी क्रियाओं में, है ना, पूरी तरह से लिंग परिवर्तन पूरी तरह से नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से होने। अब आप इतना मत घुसिएगा मैडम ये कृदंत क्या होता है, आपको इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये टर्म पता होनी चाहिए अगर सत्य असत्य आ जाए तो, ठीक है ना। अपभ्रंश की बोलियों में एक रूपता अधिक थी, लेकिन हिंदी की बोलियों के रूप अधिक स्पष्ट होने लगे। अब आपको दे दिया ऑप्शन में कौन सा असत्य है और कह दिया कि अपभ्रंश की बोलियों में एक रूपता नहीं थी, तो फिर हो गया ना असत्य यहीं पे। ये इस तरीके से पढ़ना है आपको। अब अपभ्रंश में शब्द भंडार कैसे थे और इधर हमारी हिंदी जो प्रारंभिक कालीन है उसके शब्द भंडार कैसे थे, ये चार्ट वही चलता आ रहा है। तो अपभ्रंश का जो शब्द भंडार था उसमें तत्सम शब्द कम थे। कौन से शब्द कम थे, तत्सम। और इधर जो हमारी प्रारंभिक कालीन हिंदी, जो हमारी हिंदी का विकास हो रहा था, तो भक्ति आंदोलन के आचार्यों के प्रभाव से साहित्य में संस्कृत के तत्सम शब्द बढ़ने लगे, यानी इधर कम थे और इधर बढ़ने लगे। अपभ्रंश में संस्कृत स्रोत के तद्भव शब्दों का आधिक्य था, ठीक है, और मुसलमानों के आगमन और शासन के कारण अरबी और फारसी के शब्दों में क्या हुई, इधर हिंदी में वृद्धि हुई। आए ना, प्रारंभिक हिंदी के विकास के साथ साथ यदि आप राजस्थान का इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो मुगलों के आक्रमण आए, मुगलकालीन शासन भी रहा हमारे यहाँ, तो उस वक्त अरबी फारसी ही आई थी। अपभ्रंश की बहुत सी शब्दावली प्रयोग से बाहर हो गई, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रयोग कम होने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि अगली क्लास में तभी पढ़ाऊँ यदि आपको समझ में आ रहा हो तो। मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी। अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल कि मध्यकाल में क्या था, कैसे था। यह काल हिंदी प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से, अब देखिए 1500 से 1800 ईस्वी की बात कर रहा है, जब हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन था, ठीक है। तो यह काल, क्योंकि आपको पता हो तो यही वो काल है जब हम मेवाड़ को भी पढ़ते हैं, मारवाड़ को भी पढ़ते हैं, सभी को पढ़ते हैं। मुगलों और उनके अधीन सामंतों के शासन काल का है। सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भक्ति और रीतिपरक रचनाओं का भी है। हम भक्ति काल देखें तो भी इस वक्त का है। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। जब आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर आप कभी बोर नहीं होंगे और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इस युग में हिंदी की अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में भी अधिक रचनाएं लिखी गई। अब इस युग में जो मध्यकाल का युग था, यहाँ पर हिंदी की अवधी भाषा में भी है, ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली है। हमने देखा है, हमने तुलसीदास का रामचरितमानस देखा है, सूरदास का सूरसागर देखा है, अमीर खुसरो की खड़ी बोली भी देखी, वो तो बहुत पहले आ गई थी। अवधी में मुल्ला दाऊद की चंदायन, जायसी का पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, तुलसी का रामचरितमानस, ब्रज में सूरदास का सूरसागर, है ना, नंददास का रास पंचाध्यायी, ठीक है, तुलसी, केशव, बिहारी, रसखान, घनानंद। खड़ी बोली और मिश्रित भाषा में कबीर, रहीम, आलम, नागरीदास, रैदास, मीरा, उर्दू में वली, बुरहानुद्दीन, नुसरती, कुली, कुतुब शाह आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं ने हिंदी के मध्यकाल को इतना समृद्ध किया कि वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहलाया। मज़ा आ गया पढ़ने में। मुझे खुद को पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है, आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट है। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, वहाँ से रिलेट है। इसके फलस्वरूप हिंदी आधुनिक काल में राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर सकी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे,
क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 काल हैं, उनमें से किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा गया, ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ध्वनि आती है। अब ध्वनि को देखिए, ध्वनि का क्या मतलब है वो देखेंगे। शब्द के अंत और मध्य में मूल व्यंजन के साथ आने वाला ए स्वर लुप्त होने लगा। धीरे धीरे ए क्या होने लगा, खत्म होने लगा। धीरे धीरे ए जो है वो खत्म होने लगा। जैसे राम, राम जपता जपता, ठीक है, जैसे राम का राम और जपता जपता, इस तरीके से। आधुनिक हिंदी में भी यही प्रवृत्ति, काम काम और जनता जनता। जैसे देखिए, राम को तो राम बोल रहे हैं लेकिन जपता का इस तरीके से हो गया, काम को काम बोल रहे हैं लेकिन जनता का है तो पूरा जनता हो गया, इस तरीके से। अब देखिए, अरबी फारसी के संपर्क से उसके व्यंजन क ख ग ज फ हिंदी में भी बोले जाने लगे। ये इनके नीचे डॉट लगे हैं जिसे नुक्ता कहा जाता है हमारी हिंदी भाषा में। समझ में आ गया होगा आपको। व्याकरण, अब हम इसकी व्याकरण देखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक कालीन हिंदी किसकी व्याकरण है, ये मध्यकाल की। ऊपर हमने पहले अपभ्रंश और प्रारंभिक कालीन हिंदी का देखा था सारा, अब हम मध्यकाल का। प्रारंभिक कालीन हिंदी से क्या कह रहा है ये, प्रारंभिक कालीन यानी ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक कालीन हिंदी से मध्यकालीन हिंदी अधिक विश्लिष्ट हो गई, पर सर्ग ने का तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग खुलकर होने लगा। ये दिमाग लगाने की बात नहीं है, मैं फिर समझा रही हूँ, केवल आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। फिर से देखिए, ये 3 लाइनें आ गई। अब इसमें से एग्ज़ाम में देकर पूछ लेगा कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है, तो आपको बस इतना ही पता रखना है, ज़्यादा नहीं घुसना है। ठीक है, अरबी फारसी की वाक्य रचना का प्रभाव हिंदी पर आने लगा कि संयोजक शब्द फारसी का है जो हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगा। पता ध्यान रखना है ये। एक तो परसर्ग ने का खुलकर प्रयोग हुआ, एक की संयोजक शब्द फारसी का है जो हिंदी में आया। हिंदी की अपनी ही व्याकरण विकसित हो गई और अपभ्रंश व्याकरण की विशेषताएं लुप्त हो गई। फिर से एक प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? हिंदी की अपनी ही व्याकरण विकसित हो गई और अपभ्रंश व्याकरण की विशेषताएं हो गई। अब यहाँ पे केवल हो गई, अगर लुप्त वर्ड नहीं आया तो ये गलत ही है। समझ में आ गया। अब मध्यकाल में जो है वो शब्द भंडार कैसा था वो हमें देखना है। अरबी फारसी के लगभग 6000 शब्द हिंदी में प्रयोग आने लगे और फारसी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी प्रयुक्त होने लगे। देखो, मुगलों का शासन आया तो सीधी सी बात है, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की लिपियाँ, उन्हीं की बोलियाँ चलेगी, तो आधिक्य तो होना ही है फिर, क्योंकि जिसका शासन है वही प्रभाव पड़ता है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से पौराणिक विषयों और संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर साहित्य लिखने में हिंदी में तत्सम शब्द बहुत बढ़ गए। देखो, वैसे हिंदी भाषा का उद्भव विकास जब देखते हैं तो बहुत बोरिंग लगता है, गुस्सा आता है, यार ये क्या है, कहाँ से पढ़े। पर सच कहूँ ना तो मुझे खुद को बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, और उम्मीद है शायद आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ एक उस तरीके से समझाने की कि आप बोर ना हो और आपको समझ में आए। अब मेरी कोशिश कितनी सफल रही है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हिंदी में ही लिखकर टाइप करेंगे। यूरोप के लोगों के संपर्क से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनी, अंग्रेजी के शब्द भी आने लगे। यानी यूरोप के लोगों के संपर्क से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनी और अंग्रेजी के शब्द भी क्या हो गए, आने लग गए। ये हो गया हमारा मध्यकालीन हिंदी। अब आ जाइए आप आधुनिक हिंदी पर। ठीक है, अब है आधुनिक हिंदी। उसका समय है 1800 ईस्वी से अब तक का। बहुत ही ऑथेंटिक किताब से पढ़ा रही हूँ, एक भी डेटा गलत नहीं है, बस इतना आपसे कह सकती हूँ, मेरा कहना है और विश्वास आपका करना है। हिंदी के विकास की दृष्टि से आधुनिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बहुत ही शानदार और गजब की चीज़ है, यहाँ तक हमारी हिंदी लगभग पूरी तरह से अपने स्वरूप में आ चुकी है। अब देखो आप, हिंदी के विकास की दृष्टि से आधुनिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यद्यपि भारत की सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करने वाली भाषा के रूप में तो हिंदी आधुनिक युग से पूर्व ही प्रतिष्ठित हो चली थी, किंतु आधुनिक काल में 1800 ईसा के बाद पहले ब्रिटिश शासन के प्रसार के फलस्वरूप और उसके बाद उसके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष से भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अस्मिता को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी एक अधिक सामर्थ्यवान और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। इसीलिए आधुनिक युग हिंदी के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद हिंदी ने विगत 200 वर्षों में जितना विकास किया है वह विश्व के भाषा विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युग में जिन जिन रचनाकारों ने अपना योगदान किया उसकी सूची बहुत लंबी है और उसकी प्राय सभी को जानकारी भी है। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग से ही हिंदी ने भाषा व्यवहार के हर क्षेत्र में अपना विकास करना प्रारंभ किया और वह द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता से गुजरती हुई आज तक पहुंची है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा ना, हिंदी का काल विभाजन, नामकरण, है ना, उसके बाद धीरे धीरे आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, और यही है वो आधुनिक काल जो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हो पूरा का पूरा, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जोर आता है ना, रचनाएं याद नहीं होती है। आगे देखिए, साहित्य, पत्रकारिता, अध्ययन, अध्यापन, शोध, राजकार्य आदि के क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति की है। हिंदी भाषियों और अहिंदी भाषियों दोनों ने उसके विकास को क्या किया, समृद्ध किया। आधुनिक युग की इस भाषा की प्रवृत्तियों को संक्षेप में समेटना बहुत ही दुष्कर है, फिर भी मोटे रूप में उसके लक्षण इस प्रकार है जो हम देखेंगे। अब देखिए, पहले हमने शुरू में अपभ्रंश का देखा था और प्रारंभिक कालीन हिंदी की व्याकरण, ध्वनियाँ, ये सब देखा, फिर मध्यकाल का देखा। अब हम आधुनिक काल की ध्वनियाँ देखेंगे, ठीक है। फिर से ये पॉइंट है, मैं फिर कहूँगी, सत्य असत्य के तौर पर ज़रूर पूछी जाती है, इसीलिए उसी तरीके से पढ़े। अरबी फारसी की क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों का प्रचलन उर्दू दा लोगों में अधिक है, किंतु ज और फ ध्वनियाँ तो अंग्रेजी शब्दों में भी होने के कारण काफ़ी बोली जाती है, जैसे प्लीज़ और फेल। आधुनिक युग में अंग्रेजी का प्रसार बढ़ने से अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में आ स्वर का प्रचलन है, जैसे हम बोलते हैं अभी डॉक्टर, ऑफिस बोलते हैं ना। हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से ड्र संयुक्त व्यंजन बोला जाने लगा है, जैसे कि ड्रिल, ड्राइवर आदि। आई, औ स्वर जो कि हिंदी के प्रारंभिक काल में आए, हमने देखा था शुरू में अपभ्रंश में 8 स्वर थे, लेकिन जब प्रारंभिक कालीन हिंदी आई तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर 2 नए स्वर आए, यानी टोटल 10 हो गए, जिसमें हमने प्रारंभिक कालीन हिंदी में क्या पढ़ा था, आई, औ पढ़ा था। वही बता रहे हैं यहाँ कि ये आई और औ है। अब कहीं कहीं आई, औ तो कहीं अये, औ भी उच्चारित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की व्याकरण। ये पॉइंट्स भी सत्य असत्य के रूप में आपको याद रखने हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियों की व्याकरणिक रचनाएं इतनी स्पष्ट हो गई है कि उनमें से कुछ को तो स्वतंत्र भाषा के रूप में पहचाना जा सकता है, जैसे कि ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी। और हिंदी की प्रकृति अब पूर्णतः विश्लेषणात्मक यानी कि वियोगात्मक हो चुकी है। मुद्रण, शिक्षा, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन आदि के सहयोग से हिंदी के मानक स्वरूप का व्याकरण अब क्या हो चुका है, सुनिश्चित। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी की शब्द रचना और व्याकरण रचना अंग्रेजी व्याकरण से क्या हुई है, प्रभावित। आधुनिक काल में गद्य का प्रयोग एक साथ तेजी से बढ़ा है, अतः गद्य की अपेक्षा अनुसार हिंदी के व्याकरणिक प्रयोगों में विविधता आई है। अब हम पढ़ेंगे इसका शब्द भंडार। क्या पढ़ेंगे, शब्द भंडार। हिंदी में संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी अन्य भारतीय भाषाओं से उदारता पूर्वक शब्द लिए गए और हिंदी शब्दावली में तेजी से क्या हुई, वृद्धि हुई। ज्ञान विज्ञान से सभी क्षेत्रों में हिंदी का व्यवहार बढ़ाने के लिए 5 लाख से अधिक तकनीकी शब्दों का निर्माण किया गया और अब वे प्रचलन में आ रहे।
तीसरा पॉइंट, हिंदी में शब्दों को खपाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, किंतु अपनी ही बोलियों के शब्दों को प्रयोग में लाने में काफ़ी संकोच है। परिणाम स्वरूप हिंदी की रवानगी और जीवंतता प्रभावित होती है। इस प्रकार विगत 1000 वर्षों से जिस मंजिल पर हिंदी पहुंची है, वह पीछे लौट कर देखने पर तो बहुत ही अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक लगता है, किंतु अब हिंदी जहाँ है और जो भूमिकाएं उसको प्राप्त हुई है, उसे देखते हुए उसके विकास की गति और दिशा दोनों ही क्या है, वो तीव्र है। ठीक है, तो ये आपके हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट हुआ है। मस्त होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ आया है तो मत कीजिए। आगे मैं आपको हिंदी की बोलियां पढ़ाऊंगी, कौन कौन सी बोलियां हैं, क्या क्या है, क्योंकि हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। और ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगी। आप चाहें, अब आप क्या करेंगे, इस PDF में पूरा का पूरा प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, इस PDF से आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं ये बात आपको कह देती हूँ, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन साथ के साथ, तो आप कहीं भी डिफिट नहीं खाएंगे। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई नहीं मिलेगी किताब कि जो आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा सके। तो आपको पूरी की पूरी प्रिंट आउट नहीं निकालनी है, PDF में भेज दूंगी। बस मैंने जैसे जैसे शुरू में सिखाया वैसे पॉइंट्स लिख लेना, सत्य असत्य के जितने भी पॉइंट्स है वो लिख लेना, एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। और अगर बना दो तो फिर अपना जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है उसमें भेजना ज़रूर मुझे, और लाइक करके वीडियो को जाना। अगले वीडियो में हिंदी की बोलियां और जो भी है इसके आसपास के क्षेत्र वो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।